हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था की बात आते ही दिमाग में स्थानीय स्वशासन की बात आती है। स्थानीय स्वशासन भारत में जो जनक माने जाते हैं, लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। पहली बात करते हैं चोलों की। तो इससे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चोल वंश पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चोलों की अगर बात करें तो चोल काल में जो राजा होता था ना, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। कौन? राजा। सारी सत्ता उसी के हाथों में केंद्रित होती थी। लेकिन जैसे अभी वर्तमान में आप देखते हो, जैसे राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है वो, अच्छा, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, उसी के नेतृत्व में काम करती है ना। तो उस वक्त मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई थी, जिसने जो क्या करती थी, राजा को सलाह देती थी। राजा के पास चोल वंश में विशाल सेना होती थी, और उस सेना में कौन कौन शामिल होता था? अश्व सेना यानी घुड़सवार वगैरह, और हस्ती सेना यानी कि हाथियों की सेना होती थी, और पैदल सेना भी होती थी इनके पास। ठीक है, ये तीनों सेनाएं इनकी सेना में शामिल होती थी। और एक बहुत ही मतलब मैंने पढ़ा तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा कि आपने नाम सुना होगा, वेनिस का यात्री आया था, मार्को पोलो। क्वेश्चन कई बार आता है, आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सा राजा का शासन चल रहा था जब ये आया था? ठीक है, शासन कौन कर रहा था? आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके। तो जब वो वेनिस यात्री आया मार्को पोलो, तो उसने ऐसा बोला, केरल की यात्रा की थी उसने 13वीं सदी में, राइट। तो 13वीं सदी में जब वो आता तो उसने लिखा है कि भाई, राजा जो था ना, जब राजा मरता था, जब उसकी डेथ होती थी, तो साथ में उसकी सेनाएं भी उसकी चिता पे जल जाती थी। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं सच है कि झूठ है, बट ऐसा लिखा है उसने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, चोलों की अगर बात करें, 6 प्रांतों में या 6 मंडलों में विभक्त था। ठीक है, चोल की अगर बात करें, जो चोल साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में या 6 मंडलों में, कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रांत आए या मंडल आए, ठीक है, विभक्त था। और जिसे हम बोलते थे मंडलम, क्या बोलते थे? मंडलम बोलते थे। मंडलम फिर से विभक्त था कोट्टम में यानी कमिश्नरी, और कोट्टम फिर विभक्त था नाडु में, और फिर नाडु विभक्त था कुर्रम में। कुर्रम क्या था? ग्राम समूह था। क्या था? ग्राम समूह था। आई रिपीट, 6 प्रांतों में जो चोल साम्राज्य था, 6 प्रांतों में या 6 मंडलों में विभक्त था, और प्रांतों को बोलते थे मंडलम, और मंडलम कहलाता था कोट्टम। ठीक है, और कोट्टम फिर नाडु, और नाडु फिर कुर्रम में ग्राम समूह, कुर्रम ग्राम समूह, और कोट्टम हो गया कमिश्नरी। ये बात समझ में आ गई ना? ओके, फिर उसके बाद आ जाइए, नाडु की अगर हम बात करते हैं तो नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाडु की जो स्थानीय सभाएं होती थी उनको क्या बोलते थे? नाटुर बोलते थे। और जो नगर की स्थानीय सभाएं थी उनको क्या बोलते थे? नगरतार। तो ये नाम याद हो जाएगा आसानी से, नगरतार, और नाटुर में नाटू नाटुर नाटू नाटुर, याद हो गया। वेलाल जाति, अभी वेलाल क्या है? किसान। ओके, वेलाल जाति के किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में, ध्यान से सुनिए, वेलाल जाति के किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था। उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी इसमें, वेलाल जाति के किसानों को। ठीक है, अब उनमें कई जो थे धनी भूस्वामी, ठीक है, उनमें कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुए दवेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं देने वाला जो किसान होता था, या जो किसानों को वेलन बोला जाता था, ठीक है, तो उनको मुए दवेलन और अरैयार, क्या बोला मैंने? अरैयार प्रधान जैसी उपाधियों से नवाजित किया जाता था। समझ में आया? और उन्हें केंद्र में ना कई महत्वपूर्ण राजकीय पद भी दिए जाते थे। क्लियर? आगे बढ़ जाए, चलो। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। स्थानीय समुदायों के मामलों का प्रबंधन लोगों द्वारा चुनी गई स्थानीय संस्थाएं करती हैं,
है ना, तो स्थानीय स्वशासन कहलाता है। ओके, ग्राम स्वशासन की ध्यान से सुनिए, ग्राम स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाई थे। तो ग्राम जो थे वो स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाई थे। परांतक प्रथम, ध्यान से सुनिए, शासक है ना परांतक प्रथम, अब इनका नाम आया है। आप पहले वीडियो जरूर देखिएगा चोल वंश का, ठीक है। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख 919 ईस्वी का, उसमें ग्राम स्वशासन की चर्चा की गई है। ओके, ये याद रखिएगा, परांतक प्रथम का। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन के संचालन के लिए, ग्राम स्तर पर जो स्वशासन का संचालन किया जाता था उसके लिए समितियों का गठन किया जाता था, और उन समितियों में प्रत्येक में 30 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? प्रत्येक में 30 सदस्य होते थे। ओके, और 30 सदस्यों का चयन ग्रामीण जनसंख्या से होता था। बात ही कर रहा है स्थानीय स्वशासन, है ना, तो कौन करता था उनका चयन? ग्रामीण जनसंख्या करती थी। ओके, ग्रामीण समिति को वरीयम ग्रामीण कमिटी जो होती थी, समिति होती थी, उसको क्या कहा जाता था? वरीयम। ये वरीयम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नाम आएगा आगे, आपको दिमाग में रखना है। ग्रामीण समिति क्या कहलाती थी? वरीयम कहलाती थी। ओके, और अन्य प्रमुख समितियां थी, उनका भी नाम देखिए। एनवारियम, ये सिंचाई कमेटी थी, इरिगेशन से संबंधित थी, तो सिंचाई समिति कौन सी थी? एनवारियम। पुनवारियम थी, स्वर्ण समिति थी पुनवारियम, और तोटावारियम ये उपवन समिति थी। आपको नाम याद रखना है। बिल्कुल बोलने में दिक्कत होती है, साउथ का तो वैसे भी अपने आप में टफ लगता है, लेकिन देखेंगे बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। एनवारियम सिंचाई, पुनवारियम स्वर्ण समिति, और तोट्टावारियम उपवन समिति। ठीक है, तो एन पुन तोट्टा ऐसे याद कर लीजिए। ओके, चोल काल में तालाब समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तालाब समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी। एक और महत्वपूर्ण समिति थी, ये क्या करती थी? खेतों में क्या, तालाब से खेतों में क्या किया जाता था? पानी भेजा जाता था सिंचाई के लिए। तो ये देखरेख करती थी कि क्या वो पानी सही से पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है, तो जल वितरण करने का जो कामकाज होता था उसकी देखरेख करती थी तालाब कमेटी। ओके, अब ध्यान से सुनिए, व्यापारिक समूह के कुछ नाम हैं, कई बार पूछता है। अंजुवन्यम, वीर वलंजुस, वलंजिया, नानादेसी और मणिग्रामम। अंजुवर्णम, वीर वलंजुस, वलंजिया, नानादेसी एंड मणिग्रामम, ये व्यापारिक समूह के नाम है। कई बार पूछ लेता है कि क्या है ये, तो आपको पता होना चाहिए व्यापारिक समूह के नाम है। ओके, आ जाइए इधर। वेल नौगाई क्या था? गैर ब्राह्मणी। कुछ शब्दावलियां हैं, यहां से पूछता है प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए। वेल नौगाई गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी उसको बोला जाता था वेल नवगाई। ठीक है, ब्रह्मदेव कौन थी? ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप जो दी जाती थी भूमि, उसको बोला जाता था ब्रह्मदेव। उपहार स्वरूप दी गई भूमि को क्या बोलते थे? ब्रह्मदेव। ठीक है, कर मुक्त भूमि जो दी जाती थी ब्राह्मणों को, उसको क्या बोलते थे? चतुर्वेदी मंगलम, है ना। शाला भोग क्या था? विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि जो होती थी वो कह जाती थी शाला। पाठशाला ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, पाठशाला। ब्रह्मदेव अपने आप ही याद रहेगा, ब्राह्मण। ओके, देवदान क्या था? तिरुमडक्कनी जो मंदिर था ना, उस मंदिर को उपहार में दी गई भूमि कहलाती थी देवदान। ओके, पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि कहलाती थी पल्ली चंदम। ठीक है, पल्ली चंदम। तो पल्ली को ऐसे कर लीजिए आप, पाली, है ना, तो पाली जब भी आप देखो याद करते हो कि अर्धमागधी पाली, तो वो जैन बौद्धा ही दिमाग में आता है। ट्रिक बना लीजिए, याद कर लीजिए भाई, प्रॉब्लम तो होगी पढ़ने में, ये नाम ही ऐसे खतरनाक से हैं। ओके, चोल प्रशासन में जो राजा है वो महत्वपूर्ण है, बता चुकी हूं मैं। सारी सत्ता उसके हाथों में केंद्रित थी। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता था।
मंत्रियों की परिषद होती थी। चोलों के पास एक विशाल सेना थी जिसमें कौन कौन होता था, हस्ती, अश्व एंड पैदल सेना। हस्ती हाथियों की सेना, अश्व घोड़ों की सेना और पैदल सेना, ये तीनों सम्मिलित थी। ओके, वेनिस का यात्री मार्को पोलो 13वीं सदी में आता है। उसने क्या बोला है कि भाई उस वक्त जब राजा मरता था तो उसके साथ सेनाएं भी उसके चिता में जो है अपने आप को जला लेती थी। ओके, उनके जो अंगरक्षक होते थे, सैनिक होते थे, उनके साथ चिता में जल मरते थे। ओके, सभा क्या था, अब आ जाइए। सभा और उपसभा, सॉरी महासभा। सभा अग्रहार, अग्रहार मतलब ब्राह्मणों की जो बस्तियां। ओके, तो अग्रहारों की संस्था कहलाती थी सभा। सदस्यों को, अब सभा के जो सदस्य थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको कहा जाता था पेरू मक्कल। क्या कहा जाता था, पेरू मक्कल। सभा वरियम, अब अभी नाम आया था ना वरियम का, ठीक है, तो सभा वरियम समिति की सहायता से संचालित होता था। इसका जो मतलब इसको चलाया ही जाता था वरियम की सहायता से सभा को, ठीक है। और बैठक कहाँ होता था, गांव के जो मंदिर होते थे, मंदिरों गांव के मंदिर में, या फिर वृक्ष के नीचे, या फिर तालाब के किनारे, ये इनकी जगह होती थी जहां इसका बैठक होता था, ठीक है। तो सभा आपने देखा अग्रहारों की संस्था है, सदस्यों को क्या बोला जाता है, पेरूमक्कल, और सभा जो है वरियम समिति की सहायता से संचालित होती थी। इसकी बैठकें कभी तालाब के किनारे हो रही है, कभी मंदिर पे, कभी जो वृक्ष वगैरह पेड़ वगैरह होते हैं वहां पे नीचे, है ना। ओके, फिर उसके बाद देखिए महासभा। महासभा की अगर हम बात करते हैं, अग्रहारों की संस्था है, नाम कहलाती क्या थी, पेरुगुरी। महासभा को पेरुगुरी कहते थे, ठीक है, पेरुगुरी। अब इसके भी सदस्यों को यही पेरूमक्कल ही कहा जाता था, राइट। तो उसके बाद सार्वजनिक भूमि पर इसका अधिकार, सार्वजनिक जो भूमियां होती थी उस पर अधिकार होता था महासभा का। किसका अधिकार होता था, महासभा का होता था। ये ग्राम वासियों पर कर, इनका काम क्या था, महासभा क्या करती थी, जो गांव वाले थे ना उन पर टैक्स लगाती थी, कर लगाती थी। और कर लगाती नहीं थी, लगाती भी थी और वसूलती भी थी, समझ आया क्या। और उस वक्त जो टैक्स था, मतलब भूमि कर था, वो कितना था, 1/3 था। कितना था, 1/3 था, 1/3। यह ग्रामवासियों पर कर लगाती थी, वसूलती थी, और बेगारी कराने का भी काम किसका था, महासभा का था। ओके, नगरम की अगर बात करें, अब ये नगरम क्या है, नगरम व्यापारियों की सभा थी, और इसका जो प्रमुख होता था वो कहलाता था नगर पुरुष, या फिर उसी को कहते थे नगरेश्वर, ठीक है। भूमि कर कितना बताए, 1/3। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेय थी, अभी देख लिए। और जो करमुक्त भूमि ब्राह्मणों को दिया जाता था वो कहलाता था चतुर्वेदी मंगलम। ओके, क्या कहलाता था, चतुर्वेदी मंगलम। तो ये हमने जो चोल वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको पढ़ा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चोल वंश का, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।